नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। चुनाव खत्म हो गए हैं, रिजल्ट आ गए हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनकी कैबिनेट ने भी अपने अपने विभाग संभाल लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले विदेश दौरे पर 13 तारीख को इटली रवाना होने जा रहे हैं, जहां G7 समिट में वो विशेष आमंत्रित के तौर पर शामिल होने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी का प्रचार अभी खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और राहुल गांधी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिनसे ये पता चलता है कि साहब, वो ऐसा लगता है कि 2029 या उससे पहले अगर जैसी इनको उम्मीद है, सपने आ रहे हैं इनको भी, ममता बनर्जी को भी, कुछ दूसरे लोगों को भी, कि नीतीश या चंद्रबाबू नायडू हाथ खींच लेंगे और फिर हमारी सरकार बन जाएगी, तो शायद उस उम्मीद में अभी से चुनाव प्रचार में जैसे जुट गए हैं और तमाम बातें इस तरह की कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कुछ लूज टॉक्स किए हैं, कुछ ऐसी बातें भी करी हैं जो मेरे विचार से चुनाव खत्म होने के बाद नहीं की जानी चाहिए। वैसे तो कांग्रेस और राहुल गांधी, उनका परिवार नरेंद्र मोदी के प्रति किस तरह का भाव रखता है, ये हमसे आपसे छिपा नहीं है। लगातार उनकी तरफ से कुछ कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं या की जा रही हैं जिनसे ये नफरत का जो भाव है ये और गहराता जा रहा है और ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, और हम लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ पा रहे हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह से नदारत रहना पूरे परिवार का यही शो करता है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जी। उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनुपम जी, राहुल गांधी 12 जून को रायबरेली में भी थे। रायबरेली और अमेठी की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए वायनाड भी गए, वहां भी उन्होंने भाषण दिया। दोनों जगह सभाएं टाइप रखी गई थी कार्यकर्ताओं की। और रायबरेली में तो वो यहाँ तक कह गए कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती तो नरेंद्र मोदी को करीब 2.5 लाख मतों के अंतर से हरा देती। उन्होंने क्या क्या कहा है, जरा एक बार सुन लेते हैं। भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। मुझे बहुत गर्व है कि रास्ता रायबरेली, अमेठी और उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। जनता ने नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ दबाकर वोट दिया है। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, वाराणसी में अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। आपने राजनीतिक डिसीजन नहीं लिया है, ये आपने जो वोट दिया है और रायबरेली के हर एक व्यक्ति ने जो दिया है, ये राजनीतिक डिसीजन नहीं था, ये मोहब्बत का डिसीजन था। और इस बात को मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हूं। अनुपम जी, देश ने मोदी का विजन रिजेक्ट कर दिया। इसके बावजूद मोदी को अभी भी 240 तो बीजेपी की और 290 से ज़्यादा एनडीए की, और उनको और विजन चाहिए। तीसरी बार भी इनको रिजेक्ट किया है देश की जनता ने। इसके बावजूद इनको लगता है कि
इनका विजन सही है और नरेंद्र मोदी का गलत है। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी बनारस से लड़ गई होती, 3 बार से कह रही है, क्यों नहीं लड़ी भाई? और पूछा तो ये भी जाना चाहिए कि ऐसा ही तो आप अमेठी से क्यों नहीं लड़े, आप रायबरेली क्यों आए? और गालिब का शेर है कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, तो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। तब इसका तो क्या सेंस है, क्या होता कैसे नहीं होता। लेकिन आज बहुत जमाने बाद राहुल गांधी के मुंह से मैंने मोहब्बत की दुकान सुनी। मोहब्बत की दुकान इन्होंने एकदम बंद कर रखी थी, और इसका इन्होंने जिक्र करना एकदम बंद कर दिया था जब इनकी विधानसभा चुनावों में करारी हार हुई थी, जब ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हारे थे। तो इनकी मोहब्बत की दुकान का एकदम ताला लग गया था। और आपको याद होगा कि मोहब्बत की दुकान एक ऐसा फ्रेज है जो जमाने बाद राहुल गांधी ने अपने मुंह से निकाला। अब आप ये देखें कि 54 चुनाव हार के भी उनके पास का एक इकोसिस्टम है जो उनको बताता है कि साहब आप ही देश और दुनिया की इकलौती उम्मीद है। अब ऐसे में जब नरेंद्र मोदी को क्लियर बहुमत नहीं मिला, तो इसको तो वो अपने 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 जीवन की सबसे बड़ी जीत मान रहे। आप इसको सोचे, मतलब पिछले 3 चुनाव मिलाकर 2014, 2019 और 2024 मिलाकर इतनी सीट तुम नहीं ला पाए जितनी सीट वो अभी ले आए, और उसके बाद भी तुम इसको बड़ी जीत मान रहे हो। जब तुम बमुश्किल 100-125 सीट, 105 सीट कितनी ला के, 145 सीट ला के जब तुमने सरकार बनाई थी मनमोहन सिंह ने, तो अटल बिहारी वाजपेयी उनके पास बुके लेके पहुंचे थे। जब तुम 150 सीट भी नहीं लाए थे, तो तुम्हारे नेता को, प्रधानमंत्री को विश करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी फूलों का गुलदस्ता लेके पहुंचे थे। यहाँ बंदा 250 सीट के आसपास लेके बैठा है लगातार तीसरी बार, और क्या राहुल गांधी, क्या ममता बनर्जी, क्या स्टालिन, क्या अखिलेश यादव, क्या शायद तो कोई भी विपक्ष का नहीं, कोई भी नहीं आया। एक खड़गे को बैठा दिया गया। तो साहब, ये है पहली बात इनकी मोहब्बत की दुकान। पहले दिन से इरादे जता दिए हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल देश में जताए हैं, चारों तरफ जता दिए गए। आप देख रहे हैं कि कैसे कश्मीर से धड़ाधड़ हमले शुरू हो गए, 3 दिन में 3 हमले हो गए। आप देख रहे हैं कि, और देखिए राहुल गांधी की जो आज स्पीच थी, तमाम लोग कह रहे हैं, सर अभी आप भी कह रहे थे कि चुनाव खत्म हो गया है, पर मैं मानता हूँ चुनाव के दौरान भी इस तरह की बात नहीं कही जानी चाहिए जहां पे आप भाषा और क्षेत्र के आधार पे देश में अलगाववाद भड़का रहे हैं। आप जाके कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह तुमको मलयालम में और तमिल में बात नहीं करने देंगे, तुम्हारे ऊपर हिंदी लाद देंगे। बहुत भयानक भूल बता रहा हूँ ओंकार जी आपको भारतीय जनता पार्टी की। आज राहुल गांधी की ये बात सुन के याद है, एक भी अभी शख्स ने भारतीय जनता पार्टी से इसका प्रतिवाद नहीं किया। पर मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या कभी अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये कहा कि साहब केरल के लोगों को या तमिलनाडु के लोगों को मैं बता रहा हूँ क्या हिंदी, मैं बता रहा हूँ, हिंदी ही बोलनी पड़ेगी? नहीं बता रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ ना। तो इसको क्या बताने ओंकार जी आएंगे कि अनुपम मिश्रा जाएगा? भाई आप तो त्रिभाषी फार्मूला लेके आए हो ना, एक आपकी मदर टंग अंग्रेजी और एक और जुबान है ना, तो आप तो तीन भाषाओं का फॉर्मूला लेके आ रहे हो। आप तो लोगों को 3 भाषाओं की चॉइस देख रहे हो, और उसमें पहली आपकी मदर टंग है। लेकिन इसको कोई कहेगा, हर आदमी ये क्यों सोच लेता है कि राहुल गांधी बकवास कर रहे हैं, इनकी बात कोई नहीं मानेगा। राहुल गांधी बकवास कर रहे हैं, इनकी बात कोई नहीं मानेगा, और लोगों ने मान लिया संविधान बदला जा रहा है। राहुल गांधी बकवास कर रहे हैं, इनकी बात कोई नहीं मानेगा, लोगों ने मान लिया आरक्षण खत्म हो रहा है। केजरीवाल बकवास कर रहे हैं, इनकी बात कोई नहीं मानेगा, लोगों ने मान लिया और योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है। तो जब इस देश में इस वाहियात बातों को सुनने वाले लोग मौजूद हैं, तो मैं आपसे एक बात, इतना मैं बार बार कहता हूं, आपने एक नैरेटिव बना दिया कि महंगाई और बेरोजगारी, और वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि साहब महंगाई अपने न्यूनतम पे है, पिछले 2.5-3 दशक पे न्यूनतम पे है।
इतने कम पे है महंगाई, बेरोजगारी बहुत कम है, बहुत ज्यादा। जो आप भाई देखिए, बेरोजगारी के आंकड़े ना मैं बनाता हूँ ओंकार जी, ना आप बनाते हैं भाई, वो जो संस्था बना रही है उसको आप देख लीजिए, वो पहले क्या बता रही थी, अब क्या बता रही है। तो लेकिन किसी ने इस बात को कहा, पूरा चुनाव बीत गया, क्या भारतीय जनता पार्टी से एक आदमी खड़ा होकर उसने कहा कि नहीं साहब महंगाई वाली बात एकदम सफा झूठ है, आप वर्ल्ड बैंक के आंकड़े देख लीजिए, आप IMF के आंकड़े देख लीजिए, हमारी महंगाई निम्नतम स्तर पे है, बेरोजगारी निम्नतम स्तर पे है। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं इस बारे में। राहुल गांधी उस बार, राहुल गांधी पेट्रोल, राहुल गांधी बयान नहीं दे रहे हैं, राहुल गांधी वो पेट्रोल छिड़क रहे हैं जिसका वो वादा करके आए थे विदेश में, जहां वो भाषा के आधार पर अब लोगों को बार बार लड़ाने की कोशिश करते रहते हैं। और ये भी कमाल है साहब, ये भी कमाल है, वो जब केरल में भाषण देते हैं तो कहते हैं नॉर्थ इंडियंस को वोट डालना नहीं आता, और जब रायबरेली में भाषण देते हैं तो कहते हैं मैं यहीं के लिए पैदा हुआ था। तो आप मतलब सवाल ये कि कोई इनको ललकारेगा, कोई बड़ा नेता, ये काम अमित मालवीय और IT सेल का नहीं है, ये एक बड़े नेता को निकल के कहना चाहिए राहुल गांधी बकवास कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस लाल जिल्द में कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूम रहे हैं, मैंने उस जिल्द में आज तक कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं देखा ओंकार जी। लाल लाल रंग की कॉन्स्टिट्यूशन किताब तो चीन की है, मुझे लगता है वो जो चीन से इनका समझौता हुआ था और जो कॉन्स्टिट्यूशन का आदान प्रदान हुआ होगा वही डायरी लेके घूम रहे हैं आज तक। ये मैंने लाल रंग में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की दिल तो कभी देखी नहीं, नीले कलर की होती है आमतौर पे। तो गजब की बात है साहब, वो आदमी कुछ भी कहता जा रहा है। अच्छा कुछ ना कहिए, चलिए कुछ ना करिए, हर बार जब झूठ बोले एक मुकदमा लिखा दीजिए, हर बार जब झूठ बोले एक मुकदमा लिखा दीजिए, और माफी मांगने पे छोड़िए नहीं है, हर बार मुकदमा लिखा दी, देखे कितना झूठ बोलेंगे। हाँ आज देखिए क्या बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी के भगवान बहुत अजीब है। नरेंद्र मोदी के भगवान अडानी और अंबानी के हक में फैसला देते, मतलब 99 सीट पाके कुछ भी बोल रहा है बंदा, और कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं। आप मान के चलते हैं कि लोग राहुल गांधी को पप्पू समझते हैं। 99 पे इनकी मुद्रा देखिए साहब, सर आप 99 मेरी पे शिकायत ये पे भी गौर करें, मेरी शिकायत नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक नहीं जाएगी, मेरी आवाज ओंकार जी तक जा रहे, वो तो गौर करें मेरी बात पे। मुझे इस बात का कष्ट है कि इनकी बातों का प्रतिवाद बड़े माध्यम से, बड़े लेवल से, पुरजोर तरीके से नहीं हो रहा है ओंकार जी। और क्या आपको लगता है जो इन्होंने प्रियंका वाड्रा वाला बयान दिया है, तो अब चूंकि या तो रायबरेली या वायनाड सीट इनको खाली करनी है, उससे पहले की भूमिका बना रहे हैं ये प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए। और इन्होंने एक और ट्वीट जारी किया है। इस ट्वीट में इन्होंने कहा है NDA का मंत्रिमंडल नहीं, परिवार मंडल है, और कुमार स्वामी, जयंत चौधरी, रामनाथ ठाकुर, राव इंद्रजीत, रवनीत सिंह बिट्टू, ज्योतिरादित्य सिंधिया, चिराग पासवान, राम मोहन नायडू, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू, JP नड्डा, जितिन प्रसाद, कीर्ति वर्धन सिंह, अनुप्रिया पटेल, रक्षा खड़से, कमलेश पासवान, शांतनु ठाकुर, वीरेंद्र कुमार खटीक और अन्नपूर्णा देवी, इन सब को परिवारवादी बताया है कि ये सब परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। तो ये एक पेशबंदी है ताकि जब ये प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली या वायनाड लड़ाएं तो फिर इन पर अटैक ना करे कोई। देखिए साहब, पहली बात तो मतलब कांग्रेस का और वो भी गांधी परिवार को किसी को परिवारवादी कहना मतलब क्या भद्दा मजाक है साहब, मतलब कमाल ही है। मतलब दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती इस परिवार की, और ये किसी के परिवार जिनको ये परिवारवादी कह रहे हैं उसमें ज्यादातर लोग खुद अपने लेवल पे चुनाव लड़ के आए हैं। जैसे आप अनुप्रिया पटेल को कह रहे हैं, आप अनुप्रिया पटेल के पिताजी ने उनको लॉन्च किया था। अनुप्रिया पटेल जब राजनीति में आई थी उनके पिताजी थे भी नहीं, और उनके पिताजी कहाँ के सांसद रहे हैं भाई। तो अब ठीक है, कह लीजिए आपको जो मन में आए। बहरहाल मेरा अपना मानना है कि ये प्रियंका गांधी को अगर लड़ाएंगे तो वायनाड से लड़ाएंगे। वायनाड में जो हालात हैं, जो मतलब मुस्लिम और क्रिश्चियन वोटों का जो एक जमावड़ा है,
जो प्लस माइनस है वहाँ पे, वो इनके लिए बहुत मुफीद है। मुझे नहीं लगता है रायबरेली से प्रियंका को वहाँ लाएंगे। रायबरेली से अभी भी राहुल जीते हैं, और अगर वो रायबरेली से इस्तीफा देके अगर प्रियंका को लड़ा देंगे तो मजाक हो जाएगा, फिर वो वहाँ तमाशा हो जाएगा, और शायद ही रायबरेली की जनता इसको इस तरह एक्सेप्ट कर पाए। एक बात और बताइए ओंकार जी, कि अगर प्रियंका वायनाड से आती हैं और दोबारा उनके सामने एनी राजा आ जाती है, जो अभी भी हारी हैं, जो एक डिवाउट क्रिश्चियन हैं, जो कि एक बहुत ही समर्पित ईसाई हैं, जो जिनके पीछे चर्च भी नजर आता है कहीं कहीं, अगर वो उनके सामने, प्रियंका के सामने दोबारा एनी राजा चुनाव लड़ेंगे, तो वहां से प्रियंका के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, और गांधी परिवार हारने से हिचकिचाता है। तो लाएंगे नहीं लाएंगे, देखिए सच बताएं तो प्रियंका चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, अभी ही प्रियंका को भी नहीं मालूम। ये खुद कश्मकश में है, ये खुद ही पशोपेश में है, लड़ना है नहीं लड़ना है। एक तो प्रियंका के चुनाव लड़ने का मतलब है रॉबर्ट वाड्रा का पूरा जो साम्राज्य है, और जो उन्होंने एक मामूली घर से निकल के कुछ ही सालों में हजारों करोड़ का एक बिजनेस फैला लिया है, उसका डिटेल सामने आएगा। दूसरे, रायबरेली सीट मुझे लगता नहीं खाली करेंगे, वायनाड करेंगे, तो वायनाड में जातिगत और धर्म का गणित जरूर आपके साथ है, लेकिन अगर एनी राजा दोबारा आपको चुनौती देंगी तो उतना आसान नहीं रहेगा। ओंकार जी, अनुपम जी, इनका भाषण जरा एक बार शुरुआती भाषण दोबारा सुनते हैं, और फिर मेरा सवाल उसी पर है। मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए, और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। मुझे बहुत गर्व है कि रास्ता रायबरेली, अमेठी और उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। जनता ने नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ दबाकर वोट दिया है। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। क्या वाकई अयोध्या देखे, की पहली सीट, बात तो देखे हैं, क्या ये क्या वाकई अभी तक अयोध्या की सीट अयोध्या नहीं हारे कह हैं? पाते ओंकार जी, कि हाँ, अयोध्या नहीं बोल पाते अभी तक। आपने सुना? क्या वाकई अयोध्या की सीट हारे हैं ये बीजेपी वाले? और इसका प्रतिवाद क्यों नहीं हो रहा, जो आपका अभी दर्द था शुरू में, कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इनके इनके और बाकी इकोसिस्टम के दुष्प्रचार की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं। अयोध्या सीट पर भारतीय जनता पार्टी 5,000 के मार्जिन से जीती है, और ये सीट का नाम अयोध्या नहीं है, फैजाबाद है। तो ये गलत बयानी क्यों की जा रही है जानबूझ करके? इसलिए की जा रही है साहब कि इसका प्रतिवाद नहीं हो रहा है, इसलिए की जा रही कि सीट हारी अयोध्या शहर में तो भाजपा जीत गई है, वो फैजाबाद लोकसभा हारी है। लेकिन ठीक है, उनको गाल बजाने को हो गए। देखिए, आप, फिर से कह रहा हूं मैं जो बात शुरुआत में कही थी, 55 चुनाव हार के जो आदमी अपने आप को खुदा समझता हो, इस बार तो माशाअल्लाह वो 99 सीट जीत गए। इस समय तो वो क्या ना कह डालें और क्या ना कर डालें। और देखिए, 10 साल से सीना पीटा जा रहा था कि साहब भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया, नरेंद्र मोदी ने किसी को नेता विपक्ष नहीं बनाया। राहुल गांधी, हालांकि राजीव गांधी ने भी नहीं बनाया था, इंदिरा गांधी ने भी नहीं बनाया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि टेक्निकली कोई आदमी उतनी सीट ला नहीं पाया, 10%। जब ला नहीं पाया तो नेता विपक्ष नहीं बना। अब जब इनको नेता विपक्ष ऑफर हो गया तो 3 दिन से उसको जेब में लेके घूम रहे हैं। अभी तक यही नहीं तय कर पाए कि नेता विपक्ष बनना है कि नहीं बनना। और अगर बनना होगा तो आरटीआई ने बताया था कि 1 साल में 65 बार विदेश गए, तो कैसे जाएंगे? पिछली बार आपको याद होगा ओंकार जी, जब भी पार्लियामेंट शुरू होती थी विदेश चले जाते थे। ये पार्लियामेंट का सेशन हमेशा विदेश में बिताते थे। अब बड़ी दिक्कत है कि साहब अगर नेता विपक्ष बन जाएंगे तो आप विदेश कैसे जाएंगे? तो ये सब समस्याएं, सब 65 बार आपको कैसे आप ट्रैवल कर पाएंगे? नेता विपक्ष बन जाएंगे तो आप ज्यादा निशाने पे भी रहेंगे। तो इन तमाम चीजों के चलते आप देखिए, पहचानते तो नेता विपक्ष तो बहुत दूर की बात है साहब। लोकसभा में कांग्रेस के नेता इनके रहते दूसरों को बना दिया, खुद नहीं बनते। ये तो लोकसभा में कांग्रेस के नेता नहीं बनते, ये नेता विपक्ष क्या बनेंगे? जिम्मेदारी, आप देखिए, इनको ताकत एंजॉय करनी, इनको जिम्मेदारी नहीं लेनी, पहली बात। और दूसरी बात, पता नहीं अब मोदी की नफरत में लोगों को नजर नहीं आ रहा है
पर कांग्रेस और राहुल गांधी की कही गई एक एक बात भारत की एकता और अखंडता पे चोट करती है। ओंकार जी, आज 2 कार्यक्रम थे साहब। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ग्रहण की है, उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की है, और भुवनेश्वर में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की है। और आंध्र प्रदेश में तो जो सीन था जरा, लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। चंद्रबाबू नायडू से तो गर्मजोशी देखने को मिली है, नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू की, लेकिन नीतीश बाबू ना तो भुवनेश्वर गए और ना ही आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह में थे। इसको लेकर के विपक्ष ने फिर कमेंटबाजी शुरू कर दी है कि नीतीश जो है वो नाराज है, उनको ठीक मंत्रालय नहीं मिला है और 2 कैबिनेट मंत्री मांग रहे थे, इसलिए मेरी ये आवाज सब आ चल रही है रहा है। ओंकार जी? जी हाँ, जी हाँ, आ रही है, आ रही है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपका माइक म्यूट है इस समय। लगता है कुछ नेट की प्रॉब्लम आई है। फिर से जुड़ेंगे अभी, और इसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। दोनों कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, आंध्र प्रदेश में भी और भुवनेश्वर में भी, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और उड़ीसा में चूंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसलिए इस कार्यक्रम का एक विशेष ही महत्व था। वहां की जो महत्वपूर्ण बात थी, वहां जो घटना घटी है, एक्चुअल में पूरा विपक्ष और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस हद तक नफरत का भाव रखता है कि उनके बारे में ना केवल गलत बयानी होती है, उनके बारे में ना केवल झूठ बोले जाते हैं, बल्कि देश के भीतर भी, देश के बाहर भी उनके बारे में गाली गलौज की एक एक स्थितियां, परिस्थितियां जो है वो निर्मित की जाती हैं। तो क्या नवीन बाबू से ये लोग कुछ सीख सकते हैं? क्योंकि नवीन पटनायक चुनाव हारने के बावजूद शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे, और आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बारे में कुछ टिप्पणियां कर दी थी, बल्कि कहना चाहिए कड़ी टिप्पणियां कर दी थी। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक मंच पर आपस में बहुत प्यार से, बहुत एक दूसरे से सम्मान के भाव के साथ देखे गए, बातचीत करते हुए, एक दूसरे का अभिनंदन करते हुए। और इतना ही नहीं, नवीन पटनायक ने नवनियुक्त मुख्यमंत्री को भी अपनी बधाइयां दी, और मुख्यमंत्री भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास गए। तो क्या विपक्ष नवीन बाबू से कुछ सीख सकता है राजनीतिक आचार विचार व्यवहार सम्मान के तौर पर? अनुपम जी। नहीं, अगर साहब ये सवाल है तो एक लाइन में सुन लीजिए कि नहीं सीख सकता। अगर ये सवाल गांधी परिवार को लेकर है तो इसको देख लीजिए कि आप जिस आदमी की मिसाल दे रहे हैं वो हिंदुस्तान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनका बनता बनता रह गया। ज्योति बाबू का रिकॉर्ड तोड़ रहे थे वो, तो वो इज अ लीजेंड। उनकी तुलना आप उनसे कैसे कर सकते हैं जो लाइन से 55 चुनाव हार के बैठे हैं? तो वो नहीं सीख सकते, और वो सीखना चाहेंगे भी नहीं। आपको लगता है वो किसी से कुछ सीखना चाहते हैं या किसी कुछ सीखने की पोजीशन में है? उन दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती साहब, नवीन बाबू से कोई तुलना नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि जब वो सत्ता में भी थे, आप इतने लंबे समय तक सत्ता में थे,
उन्होंने एनडीए से अपना गठबंधन भी तोड़ लिया था। कहने को वो विपक्ष में थे, पर मुझे लगता है कि जितना स्मूथ केंद्र और राज्य के रिलेशंस उड़ीसा और दिल्ली के थे, इतना शायद पूरे भारत में कहीं नहीं। जगन मोहन रेड्डी कहने को तो नरेंद्र मोदी के समर्थक थे, पर उनसे भी उतनी स्मूथ रिलेशनशिप नहीं थी। जो जिस तरह नवीन बाबू के राज में उड़ीसा और दिल्ली के संबंध रहे, वो उस आदमी की शख्सियत दिखाता है और उसका कोई मैच नहीं है। आपको याद होगा जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तो किस तरह वो नंगे पांव बैठ के टीवी पर देख रहे थे। तो नवीन बाबू और उनका अपना देखे साहब, इसे कोई बात अन्यथा ना ले, वो बहुत उनके अंदर एक वो खानदानी लोगों की बात है साहब। बीजू बाबू के लड़के हैं और कोई रुपए पैसे बनाने तो आए नहीं थे वो पॉलिटिक्स में। आप उनकी तुलना उन लोगों से मत कीजिए ना, जो कि मुरादाबाद में बर्तन बेचते बेचते है करोड़ों के, अरबों के और खरबों के मालिक हो गए। बीजू बाबू के पास, बीजू पटनायक के पास अपनी देश की पहली एयरलाइंस हुआ करती थी, कलिंग एयरलाइंस, अपना हवाई जहाज चलाते थे और उस जमाने में भारत सरकार उनका हवाई जहाज लेती थी किराए पे। आप सोचिए, वो शख्स अपना हवाई जहाज देता था, तो वो कोई पैसे कमाने नहीं आए थे यहाँ पे। और बहुत जबरदस्त लोग हैं, उनका इनसे क्या तुलना साहब, मतलब क्या बोले। और एक और कंट्रीब्यूशन इनका रहा नवीन बाबू का, विपक्ष में रहे लेकिन जब भी राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए बिल राज्यसभा में आए तो नवीन बाबू ने भी और जगन मोहन रेड्डी ने भी मोदी सरकार की हमेशा मदद की है। तो ये जगन मोहन रेड्डी की मदद जहां तक है साहब, वो थोड़ा सा इशू बेस्ड थी। मैं जगन मोहन रेड्डी को नहीं मानता, क्योंकि अगर आप नेशनल हित की बात करते हैं तो जगन मोहन रेड्डी अपने प्रदेश में जिस तरह का ईसाइयों को उन्होंने खुली छीट दे रखी थी और जिस तरह का वो कन्वर्जन करवा रहे थे और जिस तरह उन्होंने बालाजी मंदिर में दखल दिया, बालाजी मंदिर की जमीनें बेचने की कोशिश की, मैं जगन मोहन रेड्डी के उनका जो कुछ था वो लेन देन का मामला था, सौदेबाजी थी, और उनका मैं राष्ट्र हित में था वो नहीं मानता सर। मैं, मेरा अपनी राय है ओंकार जी। और नवीन बाबू एकदम एक अलग किस्म के आदमी थे। और अगर राष्ट्र हित में विपक्षी नेताओं के योगदान की बात हो ही रही है तो ओंकार जी मायावती जी की भी बात हो जाए। बिल्कुल सही बात है। उनके आज 2 ट्वीट आए हैं। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में जो आतंकी वारदातें हुई हैं, जिसमें अधिकांश एक वर्ग विशेष के निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया है, अर्थात हमला किया गया है, ये अति दुखद एवं निंदनीय है। दूसरा ट्वीट है इनका, ऐसे आतंकी तत्वों को ढेर करने के लिए सरकार व सुरक्षा बलों द्वारा जो भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं वो सराहनीय हैं। बीएसपी इसका समर्थन करती है, लेकिन इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना उचित नहीं है। जो साहस मायावती ने दिखाया है इस मामले में, ये साहस विपक्ष के दूसरे दलों के नेता क्यों नहीं जुटा पाते हैं कि अगर पाकिस्तान के भाड़े के आतंकवादी आकर के हमारे देशवासियों का खून बहाते हैं तो उसकी निंदा करें ये लोग। देखिए ओंकार जी, मुझे टीवी पर और मीडिया में हमेशा अक्सर कह के मायावती का फेवर करने वाला, मायावती की पैरवी करने वाला कह के मुझको घेरा जाता है। कुछ लोग मुझे इसमें आलोचना करते हैं, कुछ निंदा करते हैं, कुछ खारिज करते हैं, पर मेरा अपना मानना है कि साहब अगर कोई विपक्ष में नेता है, अच्छा देखिए इसका कारण भी है। मायावती ने लॉलेसनेस का, गुंडागर्दी का, अपराध का जो पहलू देखा है वो बहुत कम लोगों ने देखा है। या जयललिता ने देखा था तमिलनाडु की विधानसभा में, मायावती ने स्टेट गेस्ट हाउस में देखा। उन्हें मालूम है कि क्या झेलना पड़ सकता है। तो मायावती लॉ एंड ऑर्डर पे साहब उनका कोई मैच नहीं है, उनका कभी कोई मैच नहीं रहा। और मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि उनके दौर पे SC ST मुकदमे ज्यादा हुए, उन पे भ्रष्टाचार के भी मामले हैं, सब कुछ सब अपनी जगह है। लेकिन जब वो कानून लागू करती थी और वो कानून व्यवस्था लागू करती थी तो साहब बड़ा ही फेयर तरीके से करती थी। और उनके टाइम में यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की आज भी मिसाल दी जाती है। और राष्ट्रीय मुद्दों पे उन्होंने राष्ट्रीय हितों पे कभी समझौता नहीं किया, आज नहीं कभी नहीं किया। मुझे ओंकार जी याद नहीं पड़ता कि कभी भारतीय जनता पार्टी ने भी इस तरह कहा हो कि कश्मीर में हिंदू मारे जा रहे हैं। तो तब तो कहते हैं जब विपक्ष में रहते हैं, पर सरकार में रहते कि साहब कश्मीर में हिंदू मारे जा रहे हैं। ये पहली बार किसी नेता ने कहा है 35 साल में किसी ने कहा वर्ग विशेष
और पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ग विशेष मुसलमानों के लिए प्रयोग ना होकर हिंदुओं के लिए प्रयोग हो रहा है। तो बड़ा खुल के उन्होंने कहा कि साहब हिंदू मारे जा रहे हैं, और बड़ा बोल्ड कमेंट था। अच्छा, इसको आप हल्के में ना लें। अभी कुछ दिन पहले मायावती ने ट्वीट किया था कि वो मुसलमानों की राजनीति से निराश है। जिस तरह उन्होंने सब मुस्लिमों के मुद्दे उठाए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें मुस्लिम समर्थन नहीं मिला, तो उन्होंने कहा मैं बहुत निराश हूं और आगे से मैं इनको टिकट देने में 2 बार सोचूंगी। तो उसको इससे जोड़ लीजिए। और ये भी आप देख लीजिए कि मायावती के तमाम प्रयासों के बावजूद मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ही ज्यादा सूट करती है। ओंकार जी, अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि मुस्लिम मुद्दों को मायावती उठाती हैं, समाजवादी पार्टी 4 मुसलमानों को टिकट देती है, मायावती 19 मुसलमानों को टिकट देती है। मुस्लिम मुद्दों पे खुल के मायावती बोलती है, फिर मुसलमानों का समर्थन बसपा को क्यों नहीं मिलता और सपा को क्यों मिलता? तो मैं अक्सर इसको समझाता हूं कि मायावती कोई भी मुद्दा उठा ले, मुसलमानों की कितनी भी जेन्युइन, जितनी रियल डिमांड उनको लगती है उनके बारे में बात कर ले, पर मायावती वो नहीं कर सकती जो समाजवादी पार्टी करती है। मुलायम सिंह यादव खुल के कहते थे कि, और मेरा अपना जैसे कहना चाहिए आंखों देखा कानों सुना बयान है ओंकार जी, कि मुसलमानों को अवैध कट्टा रखने का हक है। मुसलमान अल्पसंख्यक है, वो डरते हैं, उनको अवैध हथियार रखने का हक है। मेरा आंखों देखा कानों सुना बयान है कि राजू पाल की हत्या के बाद मुलायम सिंह यादव ने इलाहाबाद में अतीक अहमद को स्टेज पे खड़ा करके कहा ये गंगा मैया जितने पवित्र हैं। मैं समझता हूं सभी ने मुलायम सिंह का वो बयान सुना होगा जहां पे उन्होंने बलात्कारी मुस्लिम लड़कों को ये कह के छोड़ा था कि साहब लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो इस तरह का क्रिमिनल माइंडेड बयान मायावती क्या मेरे ख्याल से जल्दी जल्दी कोई नहीं दे पाएगा। तो इसके आसपास अगर कोई आएंगे तो लालू यादव आएंगे, तो वरना और कोई इस तरह का बयान जल्दी दे नहीं पाएगा साहब। तो ऐसे में मायावती ये नहीं कह सकती, मायावती नहीं कह सकती हैं कि बलात्कारियों को माफ कर दो क्योंकि वो धर्म विशेष के आते हैं। मायावती कभी नहीं कहेंगी कि किसी एक खास धर्म या किसी एक खास वर्ग के लोगों को कट्टा और अवैध हथियार रखने की छूट होनी चाहिए। वो कभी नहीं कहेंगी कि साहब गुंडे पवित्र हैं और वगैरह वगैरह, इस तरह की बात नहीं कहेंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज मायावती कर नहीं पाएंगी, और इससे कम में हमारा जो मुस्लिम वोटर है वो सेटिस्फाइड होगा नहीं, इससे कम वो संतुष्ट होगा नहीं। तो उसको जाना सपा में ही है। अब बात मैं कहीं और ले जा रहा हूँ ओंकार जी, 1 मिनट आपको और चाहूंगा। ये कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ी मात्रा में मेरा जो चैनल है घूमता आईना, उस पर मैं देखता हूँ कमेंट्स, मैं ट्विटर पे देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, तमाम लोगों से मेरी तो दिन में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब 150 लोगों से मुलाकात ना हो। तो सबका धीरे धीरे एक वायना है, और मैं देख रहा हूँ दलितों में एक बड़ी जज़ब की फीलिंग आ रही है कि साहब बहुत हुआ, और वो सपा सरकार को नहीं आने देना चाहते। क्योंकि एक फैक्चुअल बात बता दूं कि SC ST के जो मुकदमे हैं उसमें तकरीबन 85% ओबीसी के खिलाफ लिखी हैं, और उन 85% में भी 80-85% यादवों के खिलाफ है। तो ऐसे में वो सपा राज से घबराते हैं। तो अब एक बड़े लेवल पे दलित कम्युनिटी में एक डिमांड आ रही है कि साहब बहुत हुआ, मायावती को बीजेपी के साथ हाथ मिला के बाकायदा चुनाव लड़ना चाहिए और इसको करना। अच्छा, अब एक तबका ये भी कहता है कि मायावती के लिए 3 बार मुख्यमंत्री बनी भाजपा के समर्थन से, पर हमेशा चुनाव के बाद का समझौता था, कभी चुनाव के पहले नहीं था। ऐसा नहीं है। मुझे याद है 2013 या 16 में मायावती ने गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार किया था। अभी मैं देख के एग्जैक्ट आपको भेज दूंगा, वो लिंक चाहिएगा तो आप इस वीडियो के साथ डाल दीजिएगा। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के साथ प्लेटफॉर्म शेयर किया था और नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट भी दी थी। तो ऐसा नहीं कि गठबंधन असंभव है। मैं मायावती के बयान में आने वाले दिनों की राजनीति की एक झलक देख रहा हूँ ओंकार जी। आपने बहुत सही बात कही है, लास्ट सेंटेंस, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ। एक और खबर ने आज मेरा ध्यान आकृष्ट किया। ये नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जाली वाली टोपी में देखना चाहता हूँ, तब यकीन होगा कि वो मुसलमानों से नफरत नहीं करते हैं। क्या कहेंगे इस फिरका परस्त कमेंट पर आप? सर, आज आपके चैनल पे अपने चैनल की पैरवी कर रहा हूँ। केवल उनके इस बयान पे मैंने तकरीबन 15 मिनट का एक वीडियो बनाया घूमता आईना पे। लोगों से आग्रह करता हूँ जरूर देखें। नसीरुद्दीन शाह ये बयान 2014 से क्यों दे रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा नसीरुद्दीन शाह है कौन। नसीरुद्दीन शाह के परदादा के जो पिता थे, 1838 से 1842 के बीच में
अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, ये पहला अंग्रेज अफगान युद्ध था। तो उसमें उनको अफगानिस्तान को उन्होंने शिकस्त तो दे दी, पर उनको समझ में आया कि साहब यहाँ रहना मुश्किल है। आपने देखा कि रशिया ने कब्जा कर लिया लेकिन छोड़ के जाना पड़ा, अमेरिका ने कब्जा कर लिया लेकिन छोड़ के जाना पड़ा। उसके कहीं पहले, उसके भी 100 साल पहले अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन उनको समझ में आया कि साहब कब्जा तो कर लिया पर छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि रहना मुश्किल है। तो वो 1842 में वहां से लौटे। तो जब वो लौटे तो उस दौरान अफगानियों में कुछ गद्दार थे जिन्होंने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की थी, तो उनको वो साथ लेते आए क्योंकि उनको अफगान में मार डाला जाता, उनको वैसे भी वहां से देश निकाला दे दिया गया। तो उसमें एक शाह बहादुर उनके साथ है, तो उनको उन्होंने उपाधि वगैरह दी। फिर जब लाके उनको मेरठ में सरधना एक जगह टाउन एरिया है मेरठ का, वहां बसाया। फिर 1842 में आए, 57 में फिर से कितने स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया मेरठ छावनी से। वहां भी ये साहब अफगान बहुत लड़े अंग्रेजों के साथ। तो अंग्रेजों ने कहा साहब कमाल का आदमी, हमारे लिए अपने मुल्क को धोखा दे दिया, या अफगानियों को, फिर यहाँ आया हिंदुओं को धोखा दे दिया, इससे अच्छा तो हमें गुलाम मिलेगा नहीं। तो उन्होंने उनको वहां पे एक जागीर बनाई और उस जागीर का नाम सरदना, नवाब ऑफ सरदना उनको जागीर दे दी। ये उन्हीं के 5वीं पुश्त नसीरुद्दीन शाह है, जो समझता है कि साहब जो हर तरफ से गद्दार हो की बूती। तो उन्होंने कहा कि साहब हमको लगता है कि एक दिमाग में बसा हुआ है कि साहब हमने भारत पे 1000 साल शासन किया। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं, ये तो मैंने आपको एंग्लो अफगान युद्ध के बारे में बताया। मुझे याद पड़ता है 1904 में या 1804 कब एक मराठा अफगान युद्ध हुआ 1804 में। तो 1804 में जो मराठा अफगान युद्ध हुआ तो उसमें भी एक अफगान लड़ाका था, उसने आके अंग्रेजों का मराठाओं के खिलाफ साथ दिया। तो उसको भी एक जागीर दी गई, उस जागीर का नाम था पटौदी, जहां के नवाब ऑफ पटौदी हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, और जिनके साहिबजादे सैफ अली खान अपने लड़के का नाम तैमूर पे रखते हैं। वो तैमूर जिसने दिल्ली को ऐसा बर्बाद किया था कि 100 साल तक दिल्ली आबाद नहीं हुई थी। लोग कहते हैं दशकों तक परिंदे वहां नहीं जाते थे। वो तैमूर जिसने दिल्ली में घुसने से पहले 1 लाख हिंदू का कत्ल किया, दिल्ली में घुस के 1 लाख हिंदू का कत्ल किया, हजारों बच्चों और औरतों को यहाँ से उठा के ले गया। वो दरिंदे तैमूर के नाम पे अपना नाम रखते हैं क्योंकि सब ये अफगानिस्तान से आए हुए हैं। दिमाग खराब है, सब सोचते हैं साहब हमने तो 1000 साल हुकूमत की, हम तो बाबर के वंश हैं, हम तो तैमूर के वंश हैं, ये बोल हो गए। तो नसीरुद्दीन शाह अगर कुछ कहें, इनके ऊपर बड़ा डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, मुझे फिर से कह रहा हूँ उसको जरूर देखिएगा। ये एक बड़े कंफ्यूजन में बोलते हैं, इनको लगता है कि साहब हम बड़े सत्ताधारी वंश के लोग हैं। और नसीरुद्दीन शाह से बड़ा हिपोक्रेट कौन होगा साहब? आप ये बताएं, आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी टोपी पहन लेंगे, तब तक मुझे उनको यकीन नहीं होगा जब तक वो मुस्लिम टोपी ना पहन लेंगे टोपी यकीन हो जाएगा। जब नरेंद्र मोदी 18% मुसलमानों को 34% सरकारी सुविधाएं मकान देते तब यकीन हो गया था। जब सच्चर आयोग की रिपोर्ट ने यह बताया था कि हिंदुस्तान में मुसलमान शिक्षा के रूप में, सरकारी नौकरी के रूप में और संपन्नता के रूप में सबसे ज्यादा संपन्न, सबसे ज्यादा खुश गुजरात में है और सबसे बदतर हालात में वेस्ट बंगाल और केरल में, तब आपको उन पर यकीन हो गया था। जब वो मुसलमानों को हर तरह से उन्होंने हिंदुओं के बराबर सारी स्कीम दी तब आपको यकीन हो गया, तब नहीं हुआ। अब एक टोपी पहन लेंगे तो यकीन हो जाएगा। कमाल की बात करते हो मियाँ। कभी तुमने हामिद अंसारी से कहा कि हर बार रोजा अफ्तार करते हो, एक बार नवरात्र में भी कोई भोज कर दो? कभी तुमने असदुद्दीन ओवैसी से कहा कि साहब जो आप गेटअप लेके चल रहे हो उसमें टीका चंदन लगा लो? कभी मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे गए थे, जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था और शिक्षा मंत्री थे, उनका आप गेटअप देखें? अब क्या बात करते हैं, कुछ तो शर्म करने की शर्म इनको मगर नहीं आती। अब एक साथ में एक हिंदू विभूति रख ली है, वो रत्ना पाठक, और वो ब्राह्मण थी, वो अब रत्ना शाह हो गई हैं। वो खड़े होके कहती है करवा चौथ बनाने वाली औरतें बेवकूफ है, जाहिल है, गवार है, मंगलसूत्र पहनने वाली, जो तो इतना धुआंधार हिंदुओं पे अटैक करती हैं, और आप कहते हैं कि मुस्लिम टोपी पहन लो। तो साहब नसीर भाई आपका, अच्छा मेरा ये दुर्भाग्य रहा है साहब, जिसको मैंने एक अच्छे अदाकार के रूप में जाना, चाहे वो दिलीप कुमार हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शबाना आजमी हो, चाहे नसीरुद्दीन शाह हो, जिनको मैंने अच्छे फिल्मी अदाकार के रूप में जाना, इंसान के रूप में वो निहायत घटिया साबित हुए। उनका सही बात है। एक और ट्वीट पर मेरा ध्यान गया साहब, ट्वीट है पीढ़ियों का संघर्ष। इसमें इन्होंने लिखा है कि सत्ता के लिए भारत का बंटवारा नेहरू ने किया, सत्ता के लिए देश में इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई, सत्ता के लिए देश में सिख दंगे राजीव गांधी के समय हुए, सत्ता के लिए देश में तुष्टीकरण सोनिया गांधी ने कराया,
और सत्ता पाने के लिए हिंदुओं का बंटवारा राहुल गांधी कर रहे हैं। कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं और ये मोहब्बत की दुकान लेकर के चलते हैं साथ में। नहीं, बहुत सही बात कही है, बहुत सही बात कही है। और देखिए, राहुल गांधी के तमाम बयानात से तो मुझको वो हिंदू तो बहुत दूर की बात है, हिंदुस्तानी भी नज़र नहीं आते। तो सीधे-सीधे कहते हैं कि देश में पेट्रोल छिड़का हुआ है और ये पेट्रोल छिड़कने का काम वो खुद करते हुए नज़र आते हैं ओंकार जी, कोई और नहीं छिड़क रहा है, वही छिड़क रहे हैं। और वो हमेशा से क्षेत्र के आधार पे और भाषा के आधार पे कांग्रेस ज़माने से देश में आग लगाती आई है, बँटवारा करती आई है और आज भी वो वही कर रहे हैं। सत्ता पाने के लिए ईवीएम कहते हैं, मैं बताता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन फ्रॉड कब हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन फ्रॉड वो हुआ था जब 15 में से 13 वोट पटेल को, 2 वोट न्यूट्रल, नेहरू को 1 भी वोट नहीं मिला था और वो प्रधानमंत्री हो गए थे। इससे बड़ा इलेक्शन फ्रॉड किसी दिन ढूँढ के ला दीजिएगा तो मैं मान दूँगा। अनुपम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने थैंक के यू लिए। सर, थैंक यू सर, प्रणाम। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स।